Welcome viewers, this is English teacher and in this video I am going to explain 10th class first unit B reading. That is, every success story is also a story of great failures, right? So please listen carefully, and this all I am going to explain in Urdu. Okay, and one thing more I must say you people, I am going to explain complete lesson. पूरा lesson मैं एक ही वीडियो में कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मैं मॉड्यूल्स बना के अलग अलग वीडियोस बनाऊँ उसके ऊपर, तो एक कोई भी मॉड्यूल अगर आप लोग छोड़ दिए तो उसका कॉन्सेप्ट लेसन का सही नहीं समझ सकते. इसीलिए मैं पूरे मॉड्यूल्स को एक ही में कर दे के पूरा लेसन एक ही वीडियो में आप लोगों को समझा रही हूँ. ठीक है, तो वीडियो क्लिप स्किप मत कीजिए, पूरा अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए. बीच बीच में मैं आप लोगों को जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग्स बता रही हूँ, वो मीनिंग्स भी जो है आप लोग लिख ले सकते, और उसका प्रोनाउंसिएशन, कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ. गौर करके उसको बार बार सुनने की कोशिश करिए ताकि आप लोग सही तरीके से प्रोनाउंस कर सके किसी भी वर्ड को. ठीक है, मैं वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करके आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, और हर लेसन 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, जो भी मैं कर रही हूँ पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, और ख़ास करके ये जो उर्दू मीडियम वाले हैं या तेलुगु मीडियम, कोई और मीडियम वाले भी हैं, उनके समझने के लिए बड़ी ही आसानी हो जाएंगी ये, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर उर्दू में दे रही हूँ. ठीक है, तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. एवरी सक्सेस स्टोरी, हर सक्सेस, हर कामयाब कहानी जो हम सुनते हैं, इज़ ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर्स. वो कामयाबी की जो कहानी हम सुनते हैं ना, उसके साथ साथ बहुत ही बड़ी नाकामी की भी कहानी लगी हुई रहती है. मतलब कि जो शख्स भी हम आज कामयाब देखते हैं कि बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही बड़े मतलब के पैसे वाले हैं, कुछ भी है जो हम देखते हैं कामयाब इंसान को, तो हम क्या समझते हैं, वाह क्या किस्मत है, वाह वैसा है ऐसा है, ये सोचते हैं. उनकी सिर्फ कामयाबी पे हमारी नज़र रहती है, लेकिन उनके जो नाकामियाँ उसके पीछे उन्होंने जो फेस करे, उन्होंने जिन जिन आपका कामयाबियों का जितनी मेहनत का जो सब सामना करे, वो सबको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. हम वो नहीं देखते कि उन्होंने इतनी कामयाबी ये मकाम पर पहुंचने के लिए क्या करे, कितनी मेहनत करे, कितनी कोशिश करे, कितने बार गिरते गए, कितने बार नाकाम होते रहे, फिर भी उठे और हासिल करे जो उनको करना था. ठीक है, तो हम सिर्फ उन्होंने आज जिस पोजीशन में है उसी को देखते, लेकिन उसके पीछे जो उनकी मेहनत थी, जो उन्हें कई मरतबा उसमें नाकाम हुए, ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में नहीं आती और हम वो देखना भी नहीं चाहते. बस इतना ही देखते कि अरे वाह लक अच्छा साथ दे दिया इनका, आज इन्हों वो है, आज इन्हों ये हैं. ठीक है, क्योंकि अपने पास भी ऐसी होता है, कभी ख़ानदान में होता है, या कभी अपने गली महल्ले में होता है, कभी अपने इलाके में होता है, कि कभी कोई जो गुर्बत में जिया करते थे आज बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि पहले वैसे थे, आज देखो ऐसे हो गए, तो ऐसा टेम्पर आ गया, ऐसा हो गया, ये सोचते हैं. लेकिन उस मकाम पे आने के लिए वो लोग जो मेहनत करे और कितने मुसीबतें उठाए, कितने परेशानियाँ उठाए, इन पर हमारी नज़र कभी भी नहीं जाती. तो ऐसे ही कुछ शख्सियत है जो बहुत ही मुश्किलों के साथ ऐसा नाम कमाए कि दुनिया में हमेशा उनका नाम रह गया. तो ऐसे कुछ अशख़ास के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, जब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग भी प्लीज़ अपनी बुक अपने साथ रख लीजिए, और अगर जो बुक्स नहीं है सो वाले भी हैं वो लोग ज़रा अच्छे से सुनिए, क्योंकि मैं पूरा रीडिंग कर रही हूँ. हाँ, अगर आप लोगों को चाहे तो आप लोग पेज जो रहता है उसका आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और नेट पे पूरे बुक्स सब कुछ है, आप लोग वो भी डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेके देख सकते हैं जिनके पास बुक्स नहीं हैं. फेलियर इज़ द हाईवे टू सक्सेस. अब देखिए पहला एक क्या बता रहा है यहाँ पर, हाईवे मालूम है आप लोगों को, हाईवे वो होता है जो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ले जाता है. ठीक है, या मेन रोड बता सकते हैं अपन, जो बहुत बड़ी रोड होती है जहाँ पर बस एक प्लेस से दूसरी प्लेस को कोई भी व्हीकल मूव करती है, हाईवे है वो. हाईवे मतलब कि छोटी मोटी अपने गलियों की रोड नहीं होती, हाईवे बोलते बड़ी रोड होती है. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि फेलियर मतलब कि नाकामी ही बहुत बड़ा रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है. सक्सेस है कामयाबी, इसका ऑपोजिट है फेलियर. ठीक है, टॉम वॉटसन सर
सीनियर सेड, कौन बोले ये? टॉम वॉटसन सीनियर। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, क्या बोल रहा हूँ ना, इफ़ यू वांट टू सक्सीड डबल योर फेलियर रेट। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो आप जो नाकाम हो रहे हैं ना उसको दुगना करो। यानी कि जैसे नाकाम होते जा रहे हैं फिर करो, फिर नाकाम हो, फिर करो, फिर आप जितने बार नाकाम होते जाएंगे आपको उतनी बार समझ में आएगा कि ये नाकामी की वजह क्या है, किस वजह से मैं ये नाकाम हुआ, और उस वजह को जान के आप उसको अवॉइड कर सकेंगे, उसको रोक के आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। आप जितने बार भी फेल होते रहेंगे, जितने बार भी नाकाम होते रहेंगे, आप उतनी बार ही आप हर चीज़ को, हर बार जब फेल होते तो अपन सोचते कि क्यों ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे कि समझिए आप सुई तागा लेके कुछ कपड़ा सी रहे हैं, ठीक है, और तागे को आप पीछे नॉट डालना मतलब कि गिठी डालना भूल जाते हैं और आप पूरा सी देते हैं, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे करके सी देते। फिर उसके बाद में जब आप देखते आप तागे को गिठी नहीं डाले हो, तागा आप सुई जैसा खींच रहे हैं, तागा निकलते जा रहा है लेकिन आप गौर नहीं कर रहे उस पर। फिर जब जाके आपको मालूम होता है, जब पूरा सीने के बाद में आप समझते हैं कि मेरा सीना हो गया, लेकिन जब देखते हैं तो आप पूरा तागा निकल के वहाँ से सीवन तो हुआ नहीं। तो जब सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं हुआ ये, हाँ तो गलती क्या थी इसमें आप अपनी, कि अपन तागे को लास्ट में गिठी नहीं डाले थे, अगर वो डाल देते तो सिए जाता था। तो जब हम यहाँ पे नाकाम हो गए ये सीवन में, तो जाहिर सी बात है दोबारा उसको गिठी डाल के बनेंगे। और इसी तरह आपको जितने बार आप फेल होते जाएंगे उतनी बार, जितने बार नाकाम होते जाएंगे, हर बार अपने को एक ना एक खामी उसमें समझ में आएंगे और उसको अपन दूर करते जाएंगे। तो यहाँ पर इनका कहना यही है टॉम्स वॉटसन का, कि अगर आप अच्छी कामयाबी चाह रहे ना तो आपके जो नाकाम होने की जो ये है शिद्दत है उसको बढ़ा दो। जितने बार नाकाम होंगे उतने ही परफेक्ट तरीके से आपको कामयाबी मिलेंगी। इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री, अगर अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दैट ऑल स्टोरीज ऑफ सक्सेस आर ऑल्सो स्टोरीज ऑफ ग्रेट फेलियर्स। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको तब पता चलेगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उन सब के साथ साथ बहुत बड़ी नाकामयाबी लगी हुई है। बट पीपल डोंट सी द फेलियर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी की नाकामियाँ जो वे मुश्किलें जो उठाए, परेशानियाँ जो उठाए, हाँ, हर तरीक़े से जो लॉस उठाए, पैसे से, दिमाग से, वक्त से, हर चीज़ से जो भी परेशानियाँ मुश्किलें उनको आए, हम इन चीज़ों को कोई भी नहीं देखते, कोई नहीं देखते कि इन्होंने यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। दे ओनली सी वन साइड ऑफ द पिक्चर एंड दे से दैट पर्सन गॉट लकी। हम सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं किसी का भी, कि बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, बहुत कामयाब है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। एक ही पहलू देख रहे हैं हम। कब का? जब अपन उसको सक्सेस मिलने के बाद का जो है वो पहलू देख रहे हैं, उससे पहले का नहीं देख रहे हैं। तो एक ही पहलू हम उसको देख के बोलते कि अरे वाह क्या किस्मत है आदमी की, बहुत अच्छी किस्मत है, लक, ही वॉज लकी, ही मस्ट हैव बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और हम ये बोलते हैं कि उन्होंने सही वक्त पे सही जगह पे शुरू करे थे, इसलिए उन्होंने सक्सेसफुल हो गए। मगर उनकी मेहनत, उनके नाकामियाँ ये सब को फरामोश कर देते हैं। लेट मी शेयर समवन्स लाइफ हिस्ट्री विथ यू। This was a man who failed in business at the age of 21, was defeated in a legislative race at age 22, failed again in business at age 24, overcame the death of his sweetheart at age 26, had a nervous breakdown at age 27, lost a congressional race at age 34, lost a senatorial race at age 45, failed in an effort to become vice president at the age 47, lost a senatorial race at age 49 and was elected president of US at the age 52। देखिए ये एक शख्स के बारे में हम पढ़े यहाँ पर, दिस वॉज द मैन बोल के, दिस वॉज ए मैन, ये एक शख्स था। कौन था ये? जो फेल हो गया था पहली बार बिजनेस में जब उन्होंने 21 ईयर्स के थे, 21 साल के थे। फिर दूसरी बार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो करे, यानी कि पॉलिटिक्स में आए, वहाँ पे मुकाबला करे और वहाँ पर हार गए। जब क्या एज थी इनकी 22 ईयर्स थी। फिर और एक बार बिज़नेस में करने आए, बिज़नेस में जब उनकी 24 साल थी, फिर बिज़नेस में फेल हो गए। फिर एक कांग्रेशनल रेस बोलते, ये भी पॉलिटिक्स में आता है वहाँ के US के, वो जब उन्हें 34 ईयर्स के थे, जब वो करने गए,
नहीं, उससे पहले देखिए 24। और उन्होंने स्वीट हार्ट मतलब कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया 26 साल में। उन्होंने जब 26 ईयर्स के थे वो एक सदमा वो लगा उनको। फिर उनका नर्वस ब्रेकडाउन मतलब कि उनको हेल्थ का प्रॉब्लम, बहुत ही सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होता है जो नर्वस ब्रेकडाउन बोलते हैं, वो हुआ जब उन्होंने 27 ईयर्स के थे। फिर ये एक पॉलिटिक्स में आए, फिर कम्पीट करे, पॉलिटिक्स में आके फिर मुकाबला करे, फिर 34 ईयर्स के थे जब उन्होंने, फिर वो भी हार गए। फिर और एक सेनेटोरियल रेस, ये भी पॉलिटिक्स में, इसमें भी उन्होंने जब 45 के थे दोबारा आए, फिर हार गए। फिर फेल्ड इन एन एफर्ट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने कंपटीशन करे, वहाँ पर भी जो है जब 47 ईयर्स के थे वो भी हार गए। फिर 49 ईयर्स में फिर एक बार सेनेटोरियल रेस में गए, फिर वो भी हार गए। और आखिरी में जब उन्होंने 52 ईयर्स के थे जब जाके उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए ना आखिरी में। हाँ, तो आज हम उनको क्या बोलते, अब्राहम लिंकन है उनका नाम। ये आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। अब्राहम लिंकन थे जो लाइफ में यानी कि 52 ईयर्स तक का लगे रहे किसी न किसी चीज़ के पीछे और हमेशा हारते गए, लॉस उठाते गए। आखिरी में आके 52 ईयर्स बोलते हैं कि इंसान के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ जाता है। ठीक है, अब ये एज ऐसी होती है जहाँ पर आपको रेस्ट करने का टाइम आ जाता है। वो टाइम पे आके इन्हों अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, लेकिन हारे कभी ना, बिजनेस में फेल होते हुए हारे, ना पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने लगे रहे कब से, जब उन्होंने कितने थे, 22 ईयर्स के थे। लेजिस्लेटिव रेस, लेजिस्लेशन में जब उन्होंने कंपटीशन करना शुरू करे, जब इलेक्शन में ठहरे 22 ईयर्स के थे, तो जब से जो शुरू करे उन्होंने तो 52 ईयर्स बोल, तो पूरे 30 ईयर्स तक हर बार कोशिश करते रहे। अपन क्या करते, एक आध बार फेल हो गए ना, अब दोबारा क्या करते भाई, एक बार ही से अपने को पब्लिक साथ नहीं दी, छोड़ दो। लेकिन इन्हों जब तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नहीं बने उसको छोड़े नहीं, लगे रहे एक साथ। और लास्ट में जब 52 ईयर्स के थे जब जाके जो है उन्होंने प्रेसिडेंट चुने गए यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, तो इनके फेलियर्स के बारे में देखिए, कितने फेलियर्स हैं इनके, देखें कितने बार फेल हुए इन्होंने अपनी लाइफ में, ये सारा इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, ये देखिए इन्होंने इसमें कितने बार फेल हुए, इसमें कितनी बार फेल हुए, या क्या उम्र थी उनकी इसमें फेल होने हुए, जब ये सब रहता है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप लोग, आपके पास अगर बुक्स है तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, जो खास करके उन बच्चों के लिए बोल रही मैं जो अभी 10th क्लास में है। दिस मैन वॉज अब्राहम लिंकन, और इनका नाम है अब्राहम लिंकन। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं अब्राहम लिंकन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में तकरीबन पूरा डिटेल जो है उसमें बताई हुई, इनके बारे में, इनका फैमिली कैसा था, इनके फादर क्या करते थे, इनका क्या था फैमिली बैकग्राउंड, ये पूरा, और उनकी लाइफ के बारे में भी तकरीबन मैं उनका बायोडाटा आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट यूनिट क्या, फर्स्ट लेसन क्या था, वो एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड जो था ना, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं अब्राहम लिंकन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरी बताई हूँ। वुड यू कॉल हिम ए फेलियर? ही कुड हैव क्विट, बट टू लिंकन डिफीट वॉज ए डेटोर एंड नॉट ए डेड एंड। तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, इनको एक नाकाम इंसान बोलते नहीं। जब इनका नाम आता है तो कोई भी क्या बोलते हैं, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोलते। कोई भी इनको ये उम्र में फेल हुए, ये उम्र में हार गए, ये उम्र में बिजनेस में लॉस है, कोई नहीं बोलते वो बात। सिर्फ क्या बोलते हैं कि अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये बोलते हैं। सिर्फ हम उन्होंने जो कामयाबी हासिल करना, वो कामयाबी को ही पकड़ते हैं और उनका नाम उसी से जाना जाता है यहाँ पर। हाँ, अलग बात है जब उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो उन्हें गरीब घराने से, बहुत ही इंतहाई गरीब घराने से थे, ये सब बातें आते हैं। लेकिन लास्ट में कहाँ जाते, वैसे थे और लास्ट में आके जो है उन्होंने प्रेसिडेंट बन गए बोलते। मगर बीच में ये प्रेसिडेंट तक का जो उनका सफ़र रहा है उसमें उनको कितनी मुश्किलें आई, कितने बार फेल हुए, कितने परेशानियां उठाना पड़ा, ये सब का जिक्र हम नहीं करते। तो अब आप इनको क्या बोलेंगे, नाकाम इंसान बोलते हैं इनको? नहीं, सिर्फ कामयाब इंसान के नाम से। ही कुड हैव क्विट, उन्हें छोड़ दे सकते थे, ये सारे काम छोड़ दे सकते थे, उन्हें बिज़नेस भी छोड़ दे सकते थे। उन्होंने ये बिज़नेस तो खैर
थोड़ा बहुत कुछ कर लेते। लेकिन ये जो इलेक्शंस में आने का जो इनका ये था कि मैं एक लीडर बनूंगा, अपने आवाम के लिए कुछ करूंगा, ये जो शौक़ था उनका, ये जो एक पैशन था उनका, तो उसको उन्होंने छोड़े नहीं जब तक कि जीत के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नहीं बन गए। उन्होंने उसको छोड़े नहीं, उस जुनून को एक जुनून की तरह लेके चलते रहे कि ये मेरे को बनना ही बनना है, ये मेरे को अपने आवाम के लिए कुछ करना है। बट टू लिंकन, दूसरे कोई रहते तो छोड़ देते थे, चलो भाई ये लोग वोट नहीं डालते, अपन खाली हारते, पैसा जाता, वो जाता, टाइम वेस्ट होता। कितने बार लोग ताना देंगे, अरे कहीं को आते भाई, जब आप हार रहे हैं, हर बार देखते आप इतने सालों से कर रहे हैं, हार रहे तो फिर आते कि लोग ऐसे ताने मारते। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने कैसा लिया ये फेलियर को, डेटोर मतलब कि एक बहुत ही बड़ा रास्ता, एंट्रेंस जो कामयाबी की तरफ ले जाता है, ना कि इसको डेड एंड लिए। डेड एंड मतलब आप लोगों को मालूम है, डेड एंड मतलब कि अब उसके बाद में कोई रास्ता नहीं रहता, आपको फिर पीछे पलट के आना रहता। तो ये लोग पीछे नहीं पलट के आए, मगर ये जब भी फेल होते गए, इन्होंने इसको कैसे लिए, एक बहुत बड़ा रास्ता सामने खुलते जा रहा है, एक गेटवे है जो आपको बहुत ही आगे और लेके जा रहा। तो इन्होंने अपने फेलियर को जितने बार भी नाकाम हुए, उन्होंने उसको जो है सो उसी तरीके से लिए कि आगे मेरे लिए रास्ता खुल रहा है। अब दूसरे शख्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये था अब्राहम लिंकन के बारे में। अब दूसरे को है इन 1913 लीडी फॉरेस्ट, द इन्वेंटर ऑफ द ट्रायोड्स ट्यूब, was charged by the district attorney for using fraudulent means to mislead the public into buying stocks of his company by claiming that he could transmit the human voice across the Atlantic. He was publicly humiliated. Can you imagine where we would be without his invention? तो अब यहाँ पर दिया ली डी फॉरेस्ट, ये एक शख्स का नाम है। तो ये फॉरेस्ट का मतलब जंगल नहीं होता, इनका नाम ही है वो लीडी फॉरेस्ट। इनको क्या हुआ था मालूम है, इन्होंने एक ट्रायोड्स ट्यूब जो रहता ना वो इन्वेंट करे। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं आगे के पेज में, ये है यहाँ के पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये है अब्राहम लिंकन और इनकी स्वीट हार्ट जो बोले, इनके मिसेस का नाम था मेरी लिंकन, और इनको एक लड़का भी था, मेरे को खैर वो लड़के का नाम याद नहीं है। तो ये थे अब्राहम लिंकन जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाई हूँ। अब यहाँ पे लीडी फॉरेस्ट भी हम अगले पेज में देखेंगे। तो उन पे क्या हुआ मालूम है कि उन पे चार्ज बाय द डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट का जो अटॉर्नी रहता है, जो हाई ऑफिशियल रहता है या कोई लॉयर रहता है या एडवोकेट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करा, इनके ऊपर एक फाइल यानी कि एक FIR चार्ज कर दिया। मतलब कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया क़ानूनन, क्या बोल के कि इन्हों जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे ये कंपनी में जो बन रहा ना, ये लो आप लोग ख़रीदो, ये डिवाइसेस जो है ना ये आप लोगों को दूर अटलांटिक, मतलब मालूम है ना अटलांटिक एक वो है, क्या बोलते हैं आप लोग, ओशन है, वो ओशन बोलते मालूम है ना, पानी, बड़ा पानी, वाटर बॉडी, ए बिग वाटर बॉडी इज़ नॉन एज द ओशन, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, बहर बोलते हैं ना, हाँ वो ओशन बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कि बहुत बड़ा पानी का जो बॉडी होता है उसको ओशन बोलते हैं। तो अटलांटिक भी एक नाम है ओशन का। तो उसके आगे भी लोगों को जो है सो एक क्रॉस, मतलब कि उसके आगे भी लोग एक दूसरे की बात सुन सकेंगे। ट्रांसमिट मतलब कि वो एक इंसान की आवाज़ इधर से लेके अटलांटिक के वो बड़े समंदरों के आगे भी जो है सो बात सुनाएंगे। जो आज हो रहा ना हम देख रहे हैं, हम फ़ोन करते हैं, सेल फ़ोन होता है हमारे पास छोटा सा, इतने से फ़ोन से आप कहीं भी दूर दराज बैठे हुए, सऊदी में बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में, कोई है कनाडा में, कोई है रशिया में, कोई है कहीं भी है, आप खाली फ़ोन मिला दो, आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स में ही आप कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब कि आप अपनी आवाज़ को वहाँ तक ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कामयाब हुए नहीं हुए, वो सब इन्हीं की देन थी। वो जो हुआ था इन्होंने स्टार्ट करे थे उसको। तो इन्हों क्या करे, लोगों को ये बोले कि ये ख़रीदो। तो वहाँ पर जो वहाँ का अटॉर्नी जो था, वहाँ का एडवोकेट जो था, वो क्या करा, इनके ऊपर केस डाल दिया ये बोल के इन्हों लोगों को मिसलीड करना, मतलब कि गलत रास्ता दिखा रहे हैं, अपना माल बेचने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि इन्हों उतनी दूर तक जो है सो अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते बोल के लोगों को गलत ये इस पे लेके जा रहे हैं बोल के इनके ऊपर केस डाल दिए थे। और पब्लिकली, मतलब कि लोगों के सामने इनकी बहुत बुरी बेइज्जती भी करे, ह्यूमिलिएटेड, मतलब कि इनकी बहुत बड़ी तौहीन करे।
जस्ट सोचो, कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं वेयर वी वुड बी विदाउट हिज इन्वेंशन। जो इन्वेंशन उन्होंने, इन्वेंशन मतलब कि ईजाद करना, कोई नई चीज़ बना के उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है, ये सब बता के जो नई चीज़ों को लाते हैं दुनिया में, उसको बोलते हैं इन्वेंट करना। ठीक है, तो जस्ट सोचो कि इनके इन्वेंशंस अगर नहीं होते, इन्हों कोई चीज़ ईजाद नहीं करते, तो आज अपनी लाइफ कैसी होती। आज हम बैठे हुए हैं, देखिए मैं घर से कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, आप लोगों तक कहाँ दुनिया में किसी भी कोने में होंगे ये रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ये सारी सहूलतें हमको कहाँ से मिली? ठीक है, ये सारी सहूलतों जो शुरू हुई थी, कहीं एक पॉइंट था होगा जहाँ पर ये शुरू हुआ। तो ये आवाज़ हमारी जो होती है कहाँ तक जा रही है, आवाज़ इसलिए, बल्कि आज तो इंसान भी नज़र आ रहा है, जैसे कि हम क्या है वो व्हाट्सएप पे अपन कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जब तो इंसान को इंसान देख भी सकता है दूर पे। ठीक है, तो ये सारे इन्वेंशंस, अगर इनका ये इन्वेंशन नहीं होता था ट्रायोड्स ट्यूब का, तो सोचो कि हमारी लाइफ क्या होती थी, आज कैसे रहती थी। एक एग्जाम्पल बताओ, अब आप लोग स्कूल जाते, स्कूल में जो एक्सप्लेनेशन होता, स्कूल्स के रूल्स रहते कि बट जस्ट द टीचर्स आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन ओनली इन इंग्लिश, we are not supposed to use any other language, and the children, certainly we know that they belong to their mother tongues are different. Okay, particularly when we come to the Muslim community, our mother tongue is Urdu, and these children may not be able to understand exactly English to English. In such circumstances, अगर आप लोग English to English पूरा कर दिए, कुछ भी नहीं समझे, तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हमको क्या मौका है, चलिए आप ये YouTube पे ये वीडियोस देख ले रहे हैं, इससे आपको एक सहूलत मिल रही है कि आप ये देख रहे हैं, इससे जो है नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 14 आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इनको, इनके हाथ में दिख रहा है आप लोगों को, ये है ट्रायोड्स ट्यूब। ठीक है, तो ये थे इनका नाम क्या था, लीडी फॉरेस्ट था। हम इनके बारे में पढ़े कि इन्हों जो इन्वेंट करे, जिस चीज़ का ईजाद करे, अगर वो नहीं करते थे तो हमारी लाइफ आज वही पुरानी लाइफ रहती थी, नोमैड्स की तरह रहते थे कि एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बात करना है तो बस ख़त लिख लेते हुए रहना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट, ए न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल ऑन December 10, 1903 क्वेश्चनड द विजडम ऑफ द राइट ब्रदर्स हु वर ट्राइंग टू इन्वेंट ए मशीन heavier than air that would fly। अब यहाँ पे heavier than आया, लेकिन वो होना चाहिए lighter than air। ठीक है, क्योंकि हवा में अगर ऊपर उड़ना है तो हवा का जो वज़न है उससे कम वज़न रहे तो ऊपर जाएगा ना, उससे ज़्यादा वज़न रहे तो कैसे जाएगा? इंसान उड़ सकता? नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि इंसान का वेट ज़्यादा है। परिंदे उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वेट जो हवा का वेट है उससे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वहाँ के, जैसे अपने पास इन टाइम्स एक न्यूज़पेपर होता है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी जो है एक न्यूज़पेपर है। December 10, 1903 में क्या करा, ये क्वेश्चन, मतलब कि लोग जो है इसके तरफ से क्वेश्चंस डाले या इनका इंटरव्यू करके इनसे सवाल करे, द विजडम ऑफ राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स बोलते हो, ये राइट ब्रदर्स चारों हैं। राइट मतलब कि इनका सरनेम है। अब जैसे कि अपने पास कुछ भी एक सरनेम आखिरी में रहता है, पर्टिकुलरली हमारे पास देखिए, अब मुसलमानों में यहाँ पे नहीं, लेकिन आप अगर गुजरात में चले गए, राजस्थान में गए, तो उन लोगों को भी एक सरनेम होता है। ठीक है, वो उसी तरीके से ये राइट जो है, WRIGHT जो राइट है, ये इन लोगों का सरनेम है। और ये भाइयाँ, 4 भाई हैं, इनके नाम अलग अलग है, जिसमें से 2 भाई जो है एक ऐसा मिशन ईजाद करना चाहे। मिशन मतलब कि एक ऐसा इंजन बनाना चाहे जो हवा से भी कम वजनी हो और हवा में उड़ा सके। ठीक है, हवा में उड़ सके मतलब कि प्लेन बनाने की कोशिश में थे। और ये जो 2 ब्रदर्स थे इसमें, राइट ब्रदर्स मतलब कि इनका सरनेम राइट है। ब्रदर्स बोलते दोनों भाई थे, और 2 भाइयों के असल नाम क्या है, एक है विल्बर, दूसरा है ऑरविले। विल्बर और ऑरविले, विल्बर राइट एंड ऑरविले राइट, ये दोनों भाई हैं जो इस पे काम करेंगे, एक मिशन ईजाद करेंगे हम, और जिसके ज़रिए हम हवा में भी उड़ सकें। तो ये इन लोगों के पे भी विजडम मतलब कि इन लोगों का एक नॉलेज जो था और कुछ अच्छा करने की जो चाह रहती है, उसको बोलते हैं विजडम। एक्चुअली अगर आप लोग वर्ड मीनिंग्स लेना चाहे विजडम का, विजडम वो होता है जो इंसान अच्छा और बुरे का मालूमात रखता है,
और बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जो चलता है, अपनी ज़िंदगी में जो अच्छाई को इम्प्लीमेंट करता है या अच्छाई पे ही अमल करता है, ऐसे शख्स को बोलते हैं कि हम ये पर्सन हैज़ गुड विजडम, ही इज़ ए वाइस पर्सन, ही हैज़ द विजडम। तो इनकी भी अक्ल पे, यहाँ पर विजडम का नाम इनकी अक्ल या इनकी सोच या इनकी भलाई करने की जो ख्वाहिश थी कि एक ऐसी भी चीज़ हम दुनिया को देंगे, उस पर सवाल उठाए। कौन उठाई है? न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल। कब उठाई है? 10 दिसंबर 1903 में करे सो है ये। तो क्या करें यहाँ पे? हेवियर दैन एयर दैट वुड फ्लाई। और ये लोग एक मिशन बनाना चाह रहे थे जो हवा में उड़ सकता था। 1 वीक लेटर, यानी कि इसके एक ही हफ्ते बाद, किसके? दिसंबर 10, एक हफ्ते बाद, मतलब कि 17 दिसंबर या 18 दिसंबर ले सकते हैं अपन। एट किटी हॉक, किटी हॉक एक प्लेस है, कहाँ पर है ये? नॉर्थ कैरोलिना में है। नॉर्थ कैरोलिना एक प्लेस है, वहाँ पर है ये किटी हॉक। वहाँ पर क्या कहे? द राइट ब्रदर्स टुक देयर फेमस फ्लाइट। ये भाई जो है, इन लोगों पहली बार सही भी जहाज़ के जैसा बना के उसमें आसमानों में उड़े। उस पर कब था वो? 17 को, बताइए ना, मैं 10 के बाद में एक हफ्ता बोलते, 17 दिसंबर 1903 में ये लोग अपनी पहली फ़्लाइट ले ली। और मतलब कि ये लोग जो मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ती, वो बनाने में भी कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों को भी जो है सामना करना पड़ा। उन्होंने सवाल कर रहे थे वो कैसा होता, ये कैसा होता। 25 लोग आके मजाक उड़ाते हैं, 1000 लोग आके सवाल करते हैं। लेकिन जब कामयाब हो जाती है तो उसके बाद दुनिया सारी उसको, उनके ईजाद करदा चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कितने लोग, करोड़ों, हमेशा जब भी आते रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन हम उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तीसरे शख्स से देखिए, कॉलोनल सैंडर्स। At age 65, with a beat-up car and a $100 check from Social Security, realized he had to do something. अब यहाँ पे कॉलोनल सैंडर्स का नाम है ये कॉलोनल सैंडर्स बोल के। इनकी एज क्या थी जब 65 ईयर्स थे, और शायद इनके लिए कोई भी कुछ भी ज़रिया नहीं था। तो इनके पास क्या था? एक बीटअप कार। बीटअप मतलब कि बिल्कुल खटारा कार थी, और एक चेक था इनके पास सिर्फ $100 का। ठीक है, अब वो लेके उनको कुछ करना था, कुछ तो करना था उनको। क्या करे उन्होंने? He remembered his mother's recipe and went out selling. How many doors did he have to knock on before he got his first order? It is estimated that he had knocked on more than 1,000 doors before he got his first order. How many of us quit after 3 tries, 10 tries, 100 tries, and then we say we tried as hard as we could? अब ये एक खटारा कार है और $100 से, अब उससे उनको कुछ करना है। सोचे कि क्या करूं। क्या है उम्र है इनकी? देखिए 65 ईयर्स है। अब हमारे पास तो हम क्या करते हैं, अगर 50 ईयर्स हो गए ना, बोल तो बस है भाई, अब तक बहुत काम कर लिया, अब चलो आराम करेंगे। लेकिन ये शख्स 65 साल के होके, 65 ईयर्स के होके ये सोच रहे हैं कि अब कुछ करना है। अब कुछ करना है जब सोचे तो क्या करेंगे? तो जब उनको उनके माँ जो पकवान करते थे वो याद आ गया, और वो माँ जो पकाते थे उसको, वो रेसिपीज़ को इन्हों पकाते हुए गए हर घर। अब क्या था पहले देने का तरीक़ा, वहाँ पे मार्केटिंग का तरीक़ा कि आप पका के बर्तन में डाल लेके और नीचे एक स्टोव रखते थे। स्टोव मतलब कि वो कुछ अंगारों से, मतलब कि कोयले से आग लगाते थे, उसके ऊपर जो भी आप पकाए वो रख देते थे, बर्तन रख के हर घर पे जाते थे। हर घर में जाके क्या करते थे? खटका मारना, नॉकिंग मतलब कि खटका, दस्तक देना घर को। बाहर आते थे लोग तो पहले फ्री में चखाना, ये देखिए मेरी रेसिपी है, ये है, ये मैं ऐसे पकाता हूँ, ऐसा अच्छा है, ऐसा है, बल्कि उन लोगों की उसकी पूरी तारीफ़ सुनाना उन लोगों को, और फ्री में जो है उन लोगों को टेस्ट करने के लिए देना। तो इस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि कितने घर, कितने दरवाजे खटखटाए इन्होंने अपने पकवान का मज़ा चखाने के लिए, और उन लोगों आर्डर देना कि हाँ हमको ये इतना बना के दो, हमको ये इतना बना के दो। वो ऑर्डर लेने के लिए इन्होंने कितने घरों का दस्तक दिए, बोल तो एक एस्टिमेशन, मतलब कि एक अंदाज़ा लगाया जाता कि कितने हैं वो, मोर देन 1000 डोर्स, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा, जब जाके कहीं उनको पहला एक ऑर्डर मिला। अब देखो उसमें क्या है, अपन क्या करते थे, एक दिन गए, देख 10-12 घरों को बोले भाई सुबह महल्ले में बोल के आए, कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। क्या करते अपन, पहले 3 बार जाते, ख़त्म बोलते, फिर चलो और एक ट्राई मारेंगे बोल के, और जाके और 10 घरों को बोल के आते,
फिर नहीं भाई बहुत ही मेहनत करना है और करते ही रहेंगे अपन जब तक कि हासिल नहीं होता बोल के जाते। 100 घरों को जाते, अब उसके बाद बोलते नहीं होने वाला है। 100 घरों में से कोई एक भी बंदा हमसे नहीं पूछा है तो हमारे पकवान की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा छोड़ देते, गिव अप। ठीक है, गिव अप मतलब कि उसको छोड़ देना। करते थे, करते नहीं करते, उतना ही करते। 100 घरों से बड़े भी क्या ना, 100 लोग खाए, किसी एक को भी नहीं पसंद आया, उसमें से कोई एक भी एक ऑर्डर नहीं दिया तो क्या फ़ायदा है करने का बोल के अपन छोड़ देते। लेकिन इन्हों नहीं, 1000 घरों के बाद में, 1000 घरों में जाके अपने रेसिपी का मज़ा चखाने के बाद में जब कहीं जाके उनको एक ऑर्डर मिला और उसके बाद में देखो उनके इतने सारे चेन्स हैं इनके होटल के। अगर आप इंटरनेट पे जाके इनके बारे में देखेंगे तो बहुत सारे, हर कंट्री में इनके रेस्टोरेंट के चेन्स हैं। मतलब कि एक चेन मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट, कई ब्रांचेस हैं इनके होटल की, इनके रेस्टोरेंट की। हाँ, अब 100 घरों को जाके अपन क्या बोलते हैं, नहीं भाई अब नहीं होता, हम जितना हो सके आखिरी हद तक कोशिश कर लिए, अब इससे बढ़ के नहीं। अब और एक शख्स के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो। ऐसे यंग कार्टूनिस्ट, एक नौजवान कार्टूनिस्ट मालूम है आप लोगों को, कार्टून्स बनाने वाले को बोलते हैं कार्टूनिस्ट। वॉल्ट डिज्नी, उस आदमी का नाम क्या था, वॉल्ट डिज्नी, फेस्ड मेनी रिजेक्शंस फ्रॉम न्यूज़पेपर एडिटर्स हु सेड ही हैड नो टैलेंट। इन्हों क्या कर, अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते ना, कार्टून बना के डालते, वो लोग कुछ डायलॉग्स डालते, किसी को मोदी बना देते कार्टून से, किसी को कुछ बना देते, इन लोगों के डायलॉग, ऐसे कुछ ह्यूमरस पिक्चर्स डालते हैं कार्टून से बना के, या बच्चों के लिए कार्टून्स बनाते हैं कुछ भी। तो ये बनाना है इन लोगों का काम। तो इन्हों जब अपने कार्टून्स बना के न्यूज़पेपर्स को देते थे तो एडिटर्स क्या करते थे न्यूज़पेपर के, नहीं भाई आपका ने कोई टैलेंट नहीं है, आपके कोई कार्टून सही नहीं है, ये हम अपने पेपर में नहीं डालते बोल के कई बार इनको रिजेक्ट कर दिए। One day, a minister at a church hired him to draw some cartoons. Disney was working out of a small mouse-infested shed near the church. After seeing a small mouse, he was inspired. That was the start of Mickey Mouse. अब यहाँ पर जो डिज्नी हैं, वॉल्ट डिज्नी, इनको क्या करे, चर्च के एक मिनिस्टर का मतलब यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होता। मिनिस्टर जो है उसको क्या, चर्च का जो पुजारी होता है, चर्च का जो प्रीस्ट होता है, उनको भी मिनिस्टर ही बोलते हैं। तो उन्होंने क्या करे, बोलते हैं इनको बुला के चर्च के बाहर की दीवार पे कुछ कार्टून्स डालो बोल के इनको वो काम दिए। मतलब कि इनको हायर करना मतलब कि काम लेना और उनको पैसे देना, उसको बोलते हैं हायर करना। ठीक है, करे। तो इन्होंने क्या कर रहे थे, वहाँ बाहर जब काम कर रहे थे तो करीब में एक घर था, बेकार का टूटा फूटा कुछ घर था, जिसमें बहुत सारे चूहे थे। और वो चूहे, एक छोटा सा चूहा जैसा इन्होंने देखे ना, तो वो चूहे से इंस्पायर हो गए उन्होंने, और क्या करे उस पर उन्होंने, ये चूहे को देख के एक जो इंस्पायर हुए उन्होंने, तो वहाँ से शुरू हो गया ये सफ़र मिक्की माउस का। मिक्की माउस एक बहुत अच्छा कार्टून है जो बच्चों के लिए है, जिसमें सारे चूहे रहते हैं, चूहों की कहानी है, चूहे जाते हैं, चूहे बात करते हैं। ये आप लोग देखे ही होंगे, अगर नहीं तो आज भी आप लोग इंटरनेट पे जाके देखेंगे मिक्की माउस का वो पूरे सीरियल जो संडे शायद आते थे ये बच्चों के लिए। ये कार्टून का सीरियल जो बना है मिक्की माउस का सफ़र, ये चूहे उस घर में के चूहे जो थे वो चूहों को देख के ही शुरू करे। सो एक चूहा उतारे, फिर उसके बाद में उनको ख्याल आया कि इससे ये करना, इससे कहानी के जैसा बना देना। और ये एक सीरियल मिक्की माउस का जो बना है ये चूहे की वजह से, मतलब कि छोटी सी चीज़ भी आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। मतलब कि आपको एक हौसला दे सकती है कि आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे ओनली डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। अब ये जो कामयाब लोग हैं ना, उन लोग हर चीज़ को ना बहुत बड़े चीज़ें नहीं करते, छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़े अंदाज पे करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। कोई छोटी चीज़, अब यहाँ पे एक मिसाल हमको मिल गई, एक चूहे को देख के उन्होंने इतना बड़ा, इतना फेमस कि मिकी माउस के नाम से शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको नहीं मालूम है मिकी माउस क्या है। सब ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर आ रहे हैं दूसरे साइंटिस्ट की तरफ आ रहे हैं। अब ये साइंटिस्टों के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ इन लोगों की हिस्ट्री, तो ये लेसन टाइम बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ जितना बुक में है उतना ही बता रही हूँ आपको।
इसके बाद में अगर हमको वक्त मिला कभी तो फिर मैं आप लोगों की इन लोगों की लाइफ के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगी। बताने का मतलब मेरे को इनकी कोई तारीफ़ या वाहवाही कराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या हासिल होता है इसमें से कि लोग जो है, इंसान जो है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितना मजबूत होता है, उसके इरादे कितने मजबूत होते हैं कि जब तक कि उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते हम छोड़ते नहीं। ठीक है, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे कि एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड में निक विजुसिस भी वही बोले कि व्हेन आई फेल डाउन आई गेट अप, व्हेन आई फेल आई ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विल यू डू द सेम। उन्होंने ये सवाल करे कि आप भी करते हैं ऐसा? हाँ, जब तक कि आप कामयाब हुए तक उसकी कोशिश नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलती। अब हम दूसरे शख्स के बारे में, और इसके बारे में भी आप लोग नाम सुने होंगे पहले। ये जो है अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में है। और आप लोगों को मालूम है इनका जब नाम आता है तो दिमाग में पहले एक इलेक्ट्रिक का बल्ब जो है ना, लाल रोशनी देने वाला पुराना बल्ब, वो बल्ब जो यानी कि सिरक जाता है अपने दिमागों में। क्यों? कि वो बल्ब जो है इनका ही इन्वेंशन था। पहला इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो बना था वो एडिसन की ही देन है दुनिया को। हाँ, उसके बाद में अलग बात है कि लोग जो है सो उसको लेके कुछ मॉडिफाई करके आज के ट्यूब्स निकले हैं, और वो बल्ब्स, छोटे छोटे जो बल्ब्स जो ट्यूब की ही रोशनी देते हैं वो बल्ब्स निकले हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एक मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब कि कुछ बदलाव लाते हुए। लेकिन पहले उस चीज़ का आइडिया लाए वाले कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन थे। तो इनके बारे में देखिए क्या है। वन डे ए पार्शियली डेफ 4-year-old किड केम होम विथ ए नोट इन हिज पॉकेट फ्रॉम हिज टीचर। एक दिन पार्शियली डेफ मतलब कि पूरा बहरे नहीं थे। डेफ बोलते बहरापन मालूम है आप लोगों को। पार्शियली मतलब कि कम सुनना, सुनते थे लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल लोग सुनना है वैसे नहीं, ज़रा थोड़ा बहरे थे उन्होंने। यहाँ पे ये है। लेकिन दूसरी जगह में जब मैं पढ़ी थी तो उनको पहले नॉर्मली थे, लेकिन उन्होंने जब 14 साल के थे एक हादसा ऐसा हुआ उनके साथ के, उसकी वजह से उन्होंने बहरे हो गए बोल के वो भी पढ़ी थी मैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा कि पार्शियली मतलब के थोड़ा सुनते थे, यानी कि कम सुनना जिसको बोलते, ज़रा ऊंचा सुनते बोलते ना, ऊंचा मतलब कि थोड़ा ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहरे बोलता, आप कितने ज़ोर से भी बजा लो उन लोगों को नहीं सुने आता। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा ज़रा ज़ोर से बोले तो सुने आ जाता था, उसको बोलते हैं पार्शियली। पार्शियली मतलब कि हाफ। 4-year-old किड, 4 साल का बच्चा है ये। घर को आता है, अपनी जेब में एक लेटर लेके जो उसकी टीचर लिख के दी है। क्या है देखिए वो लेटर में, योर टॉमी इज़ टू स्टूपिड टू लर्न, गेट हिम आउट ऑफ द स्कूल। क्या लिखे था उसमें? योर टॉमी, टॉमी बोलते हैं थॉमस को लोग लाड से टॉमी, माँ टॉमी टॉमी बोलते थे लाड से, तो बोले योर टॉमी इज़ टू स्टूपिड टू लर्न। तो ये देखिए सेंटेंस के एक बनाने का तरीका है। TOO मतलब कि बहुत, स्टूपिड है टू लर्न पढ़ने के लिए, मतलब कि पढ़ नहीं सकता। टेक हिम आउट फ्रॉम द स्कूल बोल दे रही उन्हें, स्कूल से निकाल दो बोली टीचर। हिज मदर रेड द नोट एंड आंसर्ड, माई टॉमी इज़ नॉट स्टूपिड टू लर्न, आई विल टीच हिम माई सेल्फ। अब माँ का जवाब क्या था वहाँ पे? मेरा बेटा, मेरा टॉमी स्टूपिड नहीं है पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकता है और उसे मैं पढ़ाऊँगी। एंड दैट टॉमी ग्रू अप टू बी द ग्रेट थॉमस एडिसन। और वही टॉमी था जो बड़ा होके बड़ा ही ग्रेट साइंटिस्ट, जिसको आज भी हम याद करते हैं। बोले ना कि ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स है और इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के, बहुत सारी 1000 से भी ज़्यादा ईजादात इनके हैं जो इन्वेंट करे हैं ना, वो है हमारे लिए, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आते हैं। तो इन्हों जो है ये माँ क्या करें, एक चीज़ है देखिए, दुनिया पूरी ना किसी को भी कुछ बोल सकती है, लेकिन माँ का जो है एक ऐसा अक़ीदा होता है, या माँ का एक ऐसा भरोसा होता है अपनी औलाद से कि वो बोली कि कोई बात नहीं, तुम मत बोलो कि मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता है, स्टूपिड है बोल के, मेरा बेटा पढ़ेगा और उसको मैं पढ़ाऊँगी। और वो माँ जो कोशिश करी बच्चे के पीछे, जो माँ पढ़ाने जब लगती है तो बेटे को कुछ ना कुछ बना के छोड़ती है, अपनी औलाद को कुछ ना कुछ बना के छोड़ती है। और वही हुआ थॉमस एडिसन के साथ कि आज इन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि दुनिया को हज़ारों की चीज़ें बना के दिए उनके इस्तेमाल के लिए। थॉमस एडिसन हैड ओनली 3 months ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग एंड ही वॉज पार्शियली डेफ। ये पहले भी बताया कि हम उन्हें कम सुनते थे, और फॉर्मली स्कूल में इन्होंने कितना जाके पढ़े, सिर्फ 3 महीने स्कूल में गए।
सोचिए ज़रा, 3 महीने टीचर्स नहीं बर्दाश्त कर सके उनको और स्कूल से निकाल दिए। होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो रहते हैं ना, बड़े ही जेन्युइन बच्चे रहते हैं, इनको हर चीज़ में मालूम करना, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं। तो टीचर्स क्या होते हैं, बाज़ वक्त में अक्सर औक़ात में जो मैं तो बोलूँगी कि भाई अब ये टीचर्स मतलब के बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनके जवाब टीचर्स के पास भी नहीं होते हैं और वो इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिसन पूछे थे कि ये चिड़ियाँ उड़ते क्यों हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते। हाँ, ये मुर्गी अंडे में से बच्चा क्यों निकालती है, हम क्यों नहीं निकाल सकते। मुर्गी को क्यों बिठाते हैं अंडों पे। ऐसे बहुत सारे सवालात रहते थे एडिसन के पास, जो उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में लोगों से, ख़ास करके जहाँ स्कूल में उनको भेजते थे तो टीचरों को पूछते थे। तो अब टीचर्स को क्या समझ में आता, इतना छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ये सारे सवाल करके खाली हमको इरिटेट कर रहा, इन्हें अपने से पढ़ रहा कुछ भी नहीं, चलो निकालो स्कूल से। ये था। ठीक है, तो यही एडिसन जो बड़ा हो के हमको थॉमस अल्वा एडिसन बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जो बहुत सारी चीज़ें बना के नई तरीके से ईजाद करके दुनिया को दिए। अब नेक्स्ट और एक आदमी है, देखिए, हेनरी फोर्ड फॉरगॉट टू पुट द रिवर्स गियर इन द फर्स्ट कार ही मेड। हेनरी फोर्ड वो इंसान था जो पहली कार बनाए थे, और उन्होंने जब बनाए थे ये कार तो उसमें जो है उन्होंने रिवर्स गियर जो होता ना, गियर में रिवर्स लेने का, पीछे लेने का जो गियर होता है वो डालना भूल गए। डू यू कंसिडर दिस पीपल फेलियर्स? क्या हम इन लोगों को हम नाकाम लोग बोलेंगे? दे सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके, उसके बावजूद भी ये लोग कामयाब हुए। नॉट इन द एब्सेंस ऑफ देम, ये जो सेंटेंस है नॉट इन द एब्सेंस ऑफ देम, वो तो किसका एब्सेंस? प्रॉब्लम का एब्सेंस। इन लोगों को ऐसा नहीं था कि मुश्किलात नहीं थे, ये जो लोग भी कामयाब हो रहे हैं इन लोगों को मुश्किलात नहीं थे, बल्कि नहीं, अगर हम पढ़ेंगे इन लोगों के मुश्किलों के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिसन के तो इतने सारे कहानियाँ हैं कि उन्होंने कहाँ पे मार खाए थे, उनको कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे। हर एक साइंटिस्ट, हर एक कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो उन लोगों को डिप्रेस करने के लिए या काम करने को छोड़ने पे मजबूर करने के लिए बहुत काफ़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी इन लोगों की ज़िद रहती है कि छोड़ते नहीं हैं जब तक कि उसमें पूरी कामयाबी हासिल ना कर लें, जो सोचते हैं वो करने के लिए। तो द इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद इसके कि क्यों मैं ये जो है फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, मैं आप लोगों को इससे पहले भी इसका मीनिंग क्या होता है बता चुकी हूँ। बावजूद इसके कि उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फिर भी ये लोग कामयाब हुए। ऐसा नहीं कि मुश्किलें इन लोगों के पास कुछ भी नहीं थी, बहुत आसान था ये सब कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है। बट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मगर बाहर की दुनिया को, हम लोगों को, इट अपीयर्स एज दो दे जस्ट गॉट लकी। ऐसा लगता है कि ये लोग बस लकी थे, बहुत कर दिए, बहुत लकी थे, किस्मत साथ दे दी इन लोगों का कि ये लोग ये कर दिए। ऑल सक्सेस स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ ग्रेट फेलियर्स। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि हर एक कामयाब की कहानी जो है, कामयाबी की कहानी के पीछे बहुत बड़ी नाकामी की भी कहानी है। द ओनली डिफरेंस इज दैट एवरी टाइम दे फेल्ड दे बाउंस्ड बैक। फ़र्क इतना है कि हर बार जब कभी भी इनको नाकामी आई, एवरी टाइम दे फेल्ड दे बाउंस्ड बैक। बाउंसिंग का मतलब मालूम है आप लोगों को, आप बॉल डालते हैं, फर्ज करो एक रबर का बॉल आप लिए, ज़मीन पे मारे, क्या होता है वो पलट के ऊपर आता है, नीचे ही नहीं रह जाता, वो पलट के ऊपर आना, उसको बोलते हैं बाउंसिंग। ठीक है, तो हर बार ये लोगों को जब भी नाकाम होके गिरे, उतनी ही ज़ोर से ये लोग ऊपर उठते गए। और एक बात, फेलियर मतलब कि आप बॉल को कितनी ज़ोर से मारेंगे ना, वो बॉल उतनी ही ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। बाउंसिंग विल बी एट द सेम हाइट एज विद द एनर्जी यू बीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो नाकामी भी जितनी ख़तरनाक रहेंगी ना, उतना ही ज़्यादा कामयाबी भी रहेंगी। हर बार ये लोग जब फेल होते गए, तो ये फेल, ये मतलब कि गिरना, गिरने के साथ ही क्या है, उछल के ऊपर आना, उसको बोलते हैं बाउंसिंग। ये लोग गिर के वहीं पड़ के नहीं रह गए, बल्कि बाउंस हुए, मतलब कि उठ के फिर उठे, फिर कोशिश करें। दिस इज़ कॉल्ड फेलिंग फॉरवर्ड रेदर दैन बैकवर्ड। इसको बोलते हैं कि आप नाकाम हो रहे हैं भी तो कहाँ पे, आगे की तरफ बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं हो रहे। रेदर दैन बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी कि फेल हो गए भैया पीछे हट जाओ, अब रोक दो, ये पीछे हट जाना है। तो जब गिर रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं तो पीछे हटने के लिए नहीं है, बल्कि और आगे जाने के लिए है।
यू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। अब हम सीखते हैं कि हम क्यों नाकाम हुए इसमें। ये हम सीख के क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। उन चीज़ों को जो गलतियां हमसे हुई है ये नाकामी में, उनको दरगुजर करते हैं, यानी मतलब कि उनको छोड़ते हैं, उनको अवॉइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड कीप मूविंग। हम जो नाकाम हो रहे उससे सीखो कि हम क्यों नाकाम हुए, उससे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। मतलब कि हम ये वजह थी कि हम इसमें नाकाम हुए, लिहाजा हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। कीप मूविंग, मूविंग का मतलब है कि आपको जगह से हिलना नहीं है। कीप मूविंग मतलब कि जो भी आप करने का आपका अज़्म है उसमें आगे बढ़ते जाइए। In 1914, Thomas Edison, at age 67, lost his factory, which was worth a few $1 million, on fire. अब देखिए एडिसन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे और एक बात कि 1914 में जो है एडिसन की एज जब 67 ईयर्स थी, क्या हुआ, उनकी एक फैक्ट्री जो बनाए थे जिसमें उन्होंने सब कुछ बनाते थे, बेचते थे, अच्छा कारोबार चल रहा था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसको आग लग जाती है। और सारी जो भी उन्होंने जवानी से कर रहे थे, सारी मेहनत जो उसमें थी, पूरा ज़िंदगी का जितना भी उन्होंने मेहनत करे थे, जितने भी चीज़ें बनाए थे, सब कुछ क्या हुआ, राख में बदल गई। मतलब कि आपकी जवानी की, आपकी ज़िंदगी की असल क्या है, जवानी का वक्त रहता है, इंसान जब कुछ करता है वो सारा काम जो भी था पूरा क्या हुआ, राख बन के गिर गया नीचे, सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी कि आपकी ज़िंदगी की पूरी मेहनत आग में जल गई। इट हैड वेरी लिटिल इंश्योरेंस। अब वो कम फैक्ट्री जो थी इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा इंश्योरेंस भी बहुत कम था। नो लॉन्गर ए यंग मैन। अब ये कोई जवान बच्चे तो थे नहीं यहाँ पर, 67 बोल तो एक ज़ईफ़ थे, एक एल्डरली मैन थे यहाँ पर। एडिसन वॉच्ड हिज लाइफ टाइम एफर्ट गो अप इन स्मोक। 67 की एज में उन्होंने खड़े के वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को आग लग के जलते हुए और धुआं बन के आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं। वो क्या था, पूरी लाइफ टाइम यानी कि सारी ज़िंदगी की जो मेहनत थी उनकी, वो पूरी आग लग के धुआं बन के ख़त्म हो जा रही है। खड़े के देख रहे हैं और क्या बोले देखिए, एंड सेड देयर इज़ ग्रेट वैल्यू इन डिज़ास्टर। ये जो डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर मतलब कि कोई भी एक अनहोनी होना, उसमें भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। मतलब कि वो भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं हमको। देखिए एक इंसान जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई, ज़िंदगी भर की मेहनत आग लग के जब आसमान में धुआं बन के उड़ रही, फिर भी उनकी ज़बान से क्या निकल रहा कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, जब भी ये डिज़ास्टर मतलब कि जो अनहोनियाँ नहीं होना चाहिए जो हो जाती है, ऐसे चीज़ों में भी बहुत बड़ा वैल्यू है सीखने वालों के लिए। क्या वैल्यू था, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्नट अप। हम जो भी गलतियाँ करे हैं वो सारी, मतलब किसी न किसी गलती या भूल चूक की वजह से आग लगी ना, तो इन्हें बता रहे हैं कि जो भी हमारी गलतियाँ हुए थे वो गलतियाँ सारे जल गए। मतलब अब क्या हम परफेक्ट तरीके से करेंगे। देखिए सोच कैसी है इनकी। दूसरे कोई रहते तो ज़िंदगी भर की कमाई 67 की ईयर्स में, मतलब कि बैठ के खाने की उम्र में आके जल गई, वो तो दूसरे कोई हार्ट फेल होकर मर जाते थे। लेकिन इनका एक हौसला देखिए, क्या बोल रहे हैं कि ये जो अनहोनियाँ होते हैं इससे भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारी जो गलतियाँ हैं वो जल गई। थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोल रहे हैं कि हम एक नया शुरू करेंगे फिर से। इन स्पाइट ऑफ द डिज़ास्टर 3 weeks लेटर ही इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। व्हाट एन एटीट्यूड। अगर कोई दूसरा शख्स रहता तो वो सारा बर्बाद हो जाने, ज़िंदगी भर की जो मेहनत थी पूरी जल जाने की वजह से पलंग पकड़ लेता, बीमार हो जाता, कुछ दिनों में हार्ट फेल होकर मर जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन 67 की ईयर्स में उनका एटीट्यूड मतलब कि उनका बिहेवियर, एक हौसला, यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब हम इनका हौसला बोल सकते हैं, यानी कि इनका करेज बोल सकते हैं। ऐसा था कि सिर्फ 3 हफ्तों में उन्होंने क्या करे, फ़ोनोग्राफ इन्वेंट करे, यानी कि नई चीज़ को और एक ईजाद करके दुनिया को दिए। फ़ोनोग्राफ क्या है, यहाँ पर अब फ़ोनोग्राफ क्या होता है, कैसे काम करता है, आप लोग गूगल पे जाके इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख ले सकते हैं। फ़ोनोग्राफ किसको बोलते हैं। व्हाट एन एटीट्यूड, क्या हौसला बोलना कि 67 की उम्र में भी किसी के पास इतना हौसला हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जाने के बावजूद भी फिर कुछ नया करे। बिलो आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फेलियर्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब नीचे जो है ना और थोड़े और एक 4 लोगों के जो है सक्सेस
जो कामयाब हुए थे उन लोगों की एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखेंगे। थॉमस एडिसन फेल्ड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन द लाइट बल्ब। जब उन्होंने लाइट बल्ब बना रहे थे ना, और तो वो बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हो गए। फिलामेंट्स को ऐसे जमा रहे हैं, ऐसे जमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कितने 10,000 बार कोशिश करें उन्होंने सही तरीके से जमाने की। 10,000 बार के बाद में जब उनको सही तरीके से बल्ब बन के तैयार हो सका जो आपको रोशनी दे सकता था। हेनरी फोर्ड वॉज ब्रोकन एट द एज ऑफ 40। हेनरी फोर्ड भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी कब टूट गए थे? जब उन्होंने 40 ईयर्स के थे जब। अब यहाँ पर देखिए क्या था उनका, क्या था, क्या कर रहे थे उन्होंने? एक कार बना रहे थे, कार ईजाद कर रहे थे जब उन्होंने भी 40 ईयर्स के थे जब फेल हो गए थे। ली यकेका, देखिए IACOCCA को कैसे बोल रहे हैं? यकेका। क्या पढ़ते इसको? यकेका। ली यकेका वॉज फायर्ड बाई हेनरी। आप लोग ये प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज मत हो, ये मत समझो कि टीचर भी इंडियन है, इनका भी प्रोनाउंसिएशन कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये मैं ब्रिटिश इंग्लिश से या अमेरिकन इंग्लिश से इनका प्रोनाउंसिएशन देख के ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग पूरे यकीन के साथ में ये प्रोनाउंसिएशन ले सकते हैं, और कहीं भी किसी के भी सामने पढ़ने के लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश नेम है, ब्रिटिशर्स के नेम है ये, तो हमको ये नाम सही नहीं मालूम। हाँ, अपने पास अगर कुछ भी लिख दिए, जैसे कि ISHAAK इशाक बोल के लिखते, लेकिन हमको मालूम है वो रहता है इसाख, ठीक है। तो हम उर्दू नाम है हम पढ़ ले सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के नामों को हम अपने तरीके से करेक्शन नहीं करते, लिहाजा हमको ज़रूरी होता है कि इसका ये लिखा हुआ है तो ये वो लेटर से जो बनता है वो वर्ड, उसको प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए हमको उन लोगों से मालूम करना चाहिए जिनकी ये लैंग्वेज है, और मैं वहीं से निकाल के उसका सही प्रोनाउंसिएशन लिख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसको जो है IACOCCA जो है इसको यके का पढ़ते हैं, के को डबल साउंड है यके का, ठीक है। ली यके का वॉज फायर्ड बाई, फायर मतलब कि यहाँ पे गोली चलाना नहीं है, इसका मतलब है कि हटा देना किसी को किसी जगह से, मतलब एक अचानक से शॉक देना, चलो आप हट जाओ ये काम से, आप मत रहो। किसको करे? ली यके का जो है सब, इनको कौन करे? हेनरी फोर्ड करे। क्योंकि हेनरी, अब जब क्या होता है हम कुछ काम करने जाते हैं ना, हम नहीं चाहते कि दूसरे कोई भी ऐसे काबिल लोग जो है सो इसमें आए, ये सीखे, और उन्होंने फिर कल उन्होंने अपना हमारा भी थोड़ा आइडिया लेके उन्होंने अपने से शुरू करते। तो ख़ास करके क्या होता है कि ऐसे काबिल लोगों को ना थोड़े खुदगर्ज लोग ऐसे रहते हैं कि उनको दूर कर दो ये कंपनी से, उनको हटा दो यहाँ से, उनको अगर उनको दिए तो ये बड़ापन उन्होंने बहुत अपने से कुछ कर सकते या हमारे में कुछ ये कर सकते, ऐसा जब डर रहता है काबिल लोगों से। अक्सर ऐसा होता है कि आपको बहुत जगह ऐसे देखे कि स्कूल्स में भी जब हम तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने लोअर लेवल पे भी एज ए टीचर भी मैं कई जगह ऐसी चीज़ों को फेस करी हूँ कि दूसरे टीचर्स जो हैं हमारे में खामियां निकाल देते, क्योंकि उनको डर ये रहता है कि ये टीचर रहे तो हमारे को पॉइंट आउट करते, ये टीचर हमको पॉइंट आउट करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में मेरे साथ हुआ है कि कुछ बहाना करके जो है हमको वहाँ से ये सीनियर टीचर्स जो रहते या कोई और जो रहते, ये लोग हमको हटाने की कोशिश में रहते। तो यहाँ पर भी ऐसी हुआ कि ली यके का को भी जो है ये जो हेनरी फोर्ड है उन्होंने डिसमिस कर देना। फायर्ड आउट मतलब कि बिल्कुल बुरी तरीके से निकाल देना, डिसमिस आउट फ्रॉम बिकमिंग कंपनी CEO। उन्होंने उस कंपनी के CEO बनने वाले थे, लेकिन डिसमिस कर देना बोलता निकाल ही दिए, तो अब क्या बनते हो ना, रहे नहीं तो बनते क्या। हाँ, टू एट द एज ऑफ 54, जब यके का 54 ईयर्स के थे, जब बेचारों के साथ में ऐसा हुआ कि उन्होंने उस पोजीशन को, CEO इज़ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एनी कंपनी, उस पोजीशन में पहुंचने वाले थे कि उनको हटा दिया गया कंपनी से। ये भी बहुत बड़ा एक शॉकिंग होता है। 54 ईयर्स मतलब कि इतने साल उन्होंने उस कंपनी को दिए, उस कंपनी के लिए काम करते रहे, उस कंपनी के लिए हर चीज़ पूरा कंट्रीब्यूशन उनका रहा, क्योंकि उन्हें एक वेल नॉन अमेरिकन इंजीनियर थे, तो उन्हें अपना पूरे आइडिया देते रहे, हर चीज़ करे, लेकिन आके देखो 54 की एज में उनको ऐसा अचानक हटा दिए, तो सोचो कितना शॉकिंग रहता है, किसी के लिए भी कितना बड़ा लॉस होता है वो भी। यंग बेथोवन वॉज टोल्ड दैट ही हैड नो टैलेंट फॉर म्यूज़िक। अब एक नौजवान था बेथोवन बोल के, उसको भी बोले कि तुम्हारे कहने म्यूज़िक का कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई सही म्यूज़िक नहीं है तुम्हारी, बट ही गेव सम ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक टू द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स बनाए
और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दुनिया को दे के गया। सेटबैक्स आर इनएविटेबल इन लाइफ। सेटबैक्स जो है ना, ये फेलियर्स जो है, ये जो खामियां हैं, ये तो ज़िंदगी में आती ही आती है। कोई ऐसा नहीं है इंसान के बिल्कुल परफेक्ट है कि पहली बार कुछ कर दिया और वो कामयाब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की ज़िंदगी में ये इनएविटेबल मतलब ये छूटने वाली चीज़ें नहीं है। सेटबैक्स जो है, खामियां जो है, हर एक की लाइफ में कंपलसरी है। ए सेटबैक कैन एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स एंड ऑल्सो टीच अस ह्यूमिलिटी। तो जब भी हमारे सेटबैक्स यानी कि हम कुछ नाकाम हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ये सेटबैक, ये नाकामी हमारी वो ताकत बनती है जो हमको आगे की तरफ ढकेलती है, ना कि आपको बिठा देना या आपको पीछे ले लेना। और इसके साथ साथ क्या होता है, एक ह्यूमिलिटी भी बताता है कि हमको किस तरीके से हम्बल रहना चाहिए, किस तरीके से हमको एक इंसानियत के तौर पे और एक बिल्कुल पोलाइट बन के करना है, वो भी सिखाता है। इन ग्रीफ यू विल फाइंड करेज एंड फेथ टू ओवरकम द सेटबैक्स। और जब आपको तकलीफ़ होती है ना, आपको जब तकलीफ़ होती है कि किसी भी नाकामी की वजह से, तो इसमें आपके पास वो ताकत भी आती है कि आप इन चीज़ों को, फेथ मतलब कि एक यकीन आता है कि नहीं, मैं अगर ऐसा करने की वजह ऐसा करा तो मैं इसमें कामयाबी मिलती है। और इससे ही इंसान का हौसला बढ़ता है कि आगे बढ़े और उस काम को दोबारा करे और कामयाब हो जाए। वी नीड टू लर्न टू बिकम विक्टर्स नॉट विक्टिम्स। अब हमारे को ज़रूरत क्या है कि हम ये सीखें कि जो भी सेटबैक्स हो रहे हैं या जो भी फेल हो रहे हैं हम जिसमें भी, उसको लेके उससे सबक हासिल करके हम विक्टर्स यानी कि कामयाब इंसान बनना। विक्टरी मतलब कि कामयाबी लेना, जीत जाना, ना कि हम विक्टिम बन के बैठ जाना। विक्टिम यानी कि कोई हम पे मार दिया, कोई हम पे हमला कर दिया, कोई हम पे यहाँ पे हमला क्या कर रहा, हमारे को फेल कर दे कि हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं और उसमें हम नाकाम हो रहे हैं, तो वो हमको ऐसा बीट कर रहा है, ऐसे मार दे रहा है हमको कि हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाके क्या बनते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन उसको हम ओवरटेक करके जो भी नाकामी हो रही है उससे ये सीखें कि नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे लेकिन जीतेंगे, लेकिन करेंगे। ये हौसला जब हम में आता है तो जब हम एक विक्टर बनते हैं, एक कामयाब इंसान बनते हैं, तो हम कभी भी जो है हमारे नाकामियों को हमको विक्टिम बनाने नहीं देना कि हम नाकामी हमको मार दी भाई हम बैठ गए, नहीं, वो हम विक्टिम बन जाते। विक्टर बनना है मतलब कि नाकामी को छोड़ के, नाकामी से ओवरटेक करके आगे बढ़ के उसको सही तरीके से करके कामयाब बनना, इसी को बोलते हैं विक्टर। तो ये नाकामियों से हमको विक्टर बनना चाहिए, विक्टिम नहीं। फियर एंड डाउट शॉर्ट सर्क्यूट द माइंड। अब दो चीज़ें हैं जो आपके माइंड को शॉर्ट सर्किट तो वर्ड आप लोगों को मालूम होगा। जनरली ये वर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं कि आग लगी थी, क्यों, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगना मतलब कि सबको बर्बाद कर देना है। तो यहाँ पर फियर एंड डाउट, डर और शक। फियर क्या रहता है, अरे हम कर सकते नहीं कर सकते। डाउट क्या रहता है, अरे ऐसा कर लो तो कोई ऐसा हो जाएगा, इसमें हमारे को नुकसान हो जाएगा। ये दो चीज़ें क्या करते हैं, आपके दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर देती, मतलब कि दिमाग की सोचने की ताकत को ख़त्म कर देती है। ये दो चीज़ें अपने जहन से निकाल दो। क्या है दो चीज़ें, वो एक डर है और दूसरा शक। ये दो चीज़ों को हटा के मैं कर सकता हूँ, ये इसमें कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, इससे आगे बढ़ सकता हूँ, ये सोच के अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे और दिमाग भी सही रास्ते से सही तरीके से सोचेगा। आस्क योरसेल्फ आफ्टर एवरी सेटबैक। जब भी आप फेल होते हैं, सेटबैक का मतलब यहाँ पर वही है कि फेल, जब भी आप मतलब कि नाकाम होकर पीछे आ जाना, जब होते हैं ना, तो हर बार पूछिए आप ये अपने आप से, What did I learn from this experience? इस हार से मैं क्या सीखा, आज जो मैं फेल हो गया इसकी वजह क्या है, ये अपने आप से सवाल करो। Only then you will be able to turn a stumbling block into a stepping stone. आप जब ये सोचेंगे कि मैं क्यों नाकाम हुआ, क्या वजह है, जब आप ये सोच सकेंगे तभी आप जो है स्टम्बलिंग मतलब कि इधर उधर जाने वाले जो पत्थर रहते ना, बस रास्ते में पड़े हुए हैं, उन्होंने ठोकर मार रहे हैं, उधर जा रहा, इधर ठोकर मार रहे हैं, इधर जा रहा, ऐसे पत्थर से जाके आप एक स्टेपिंग स्टोन मतलब कि एक वो पत्थर बनेंगे जो ऊंचाइयों की तरफ, जो सीढ़ियों का पत्थर होता है जो ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Napoleon Hill wrote, "Whatever the mind of man can conceive and believe, the mind can achieve." अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बता रहा, मोटिवेशन टू सक्सीड,
अब हमारे पे जो हौसला होता है किसी चीज़ कामयाब होने का, वो कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम द बर्निंग डिज़ायर। अब बर्निंग का मतलब वर्ड मीनिंग अगर आप लेंगे, बर्निंग मतलब डिज़ायर मतलब कि ख्वाहिश, बर्निंग मतलब कि जलती हुई। अब ये जलती हुई ख्वाहिश से कौन क्या निकाल सकेंगे? नहीं, यहाँ पे बर्निंग का मीनिंग जलती हुई बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही जोश में जो आपके पास ख्वाहिश है कि आपको पूरी तरीके से वो ख्वाहिश को हासिल करना है, आपको एक किसी चीज़ को हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो इतनी शिद्दत से होना चाहिए। तो यहाँ पर मीनिंग बर्निंग का आता है शिद्दत, ठीक है। द एक्सट्रीमिटी टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए जो शिद्दत होती है उसको बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। आपका जितनी शिद्दत होती है कि मेरे को ये करना ही करना है, मेरे को ये करना ही करना है, जितनी शिद्दत ज़्यादा रहेंगी आप उतने ही ज़्यादा कामयाब रहेंगे। और कामयाबी का राज भी वही है कि जब आपको शिद्दत रहेंगी हासिल करने की तो आप हर कीमत में उसके लिए सो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक APJ कलाम का एक वो बताऊँगी, कोट है जो आपके नेक्स्ट लेसन्स में भी आता है उनके बारे में। ए ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू स्लीप एंड सी, ख्वाब वो नहीं है जो आप सो के देखते हैं, बट ए ड्रीम इज़ दैट विच नेवर अलाउस यू टू स्लीप, मगर ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देता। मतलब ख्वाब क्या है? यहाँ पर ख्वाब का मीनिंग कैसे ले रहे हैं कि वो चीज़, किसी चीज़ को आप करने की ख्वाहिश रखते हैं और वो आप करना ही चाहते हैं, किसी भी सूरत करना चाहते हैं, और उसमें क्या होता है, इंसान को रातों में नींद नहीं आती, हर बार वही रहता है कि नहीं मेरे को अब इसको ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा तो मेरे को सक्सेस, नहीं ये ऐसा करूँगा तो ये सही होगा। तो ये सोच हमेशा ऐसी रहती है इंसान के पीछे के उसको ना तो खाने की परवाह रहती है ना तो सोने की परवाह रहती है, बस जो काम लेके बैठे हैं। तो इसको बोलते हैं एक बर्निंग डिज़ायर के करना तो करना है, एक शिद्दत की सोच है आपको करने की, एक वो जुनून है आपको कुछ करने का। तो वैसी जब जुनून आएगा आपको किसी काम का तो वही समझ लो कि आपके कामयाबी का राज है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि भाई आप कामयाब कैसे हो गए, भाई आप इतने मार्क्स कैसे ला सके। ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग के एक पोजीशन है जो सोचता है हाँ बस इतना, हाँ फेल हो गए तो कोई बात नहीं, मैं अपना बिजनेस संभाल लूँगा, ये कोई बात नहीं, चलो अब तो क्या बोलते अपने बगैर एग्ज़ाम के ही जो है अपने को रिजल्ट देते रहना, इसमें तो कैसा भी 8 पॉइंट्स कंपलसरी आ ही जाएंगे अपने को बगैर के भी, क्योंकि स्कूल वाले तो डाल ही दे रहे हैं कैसे भी मार्क्स अपने को पास तो होना ही होना है इस तरीके से। लेकिन ये नहीं होता, ये सोच नहीं, आपको कैसे भी है मेहनत करना है, उसको हासिल करना है। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ 10th का आप मेमो रख लिया, आपको मार्कशीट मिल गई कि आप पास हो गए दिखा दी, लेकिन जब आपसे मुँह खुलाया गया, आपसे जब मुंह खुलाया जाएगा कि आप क्या पढ़े, आपका ये क्या है, इसका ये क्या है, और आप जब बोलने के काबिल नहीं रहेंगे तो वो सर्टिफिकेट्स किस काम के आएंगे, आपको कहीं प्लेस मिलेंगी क्या कोई सही जगह पे, ये सोचना है। अब यहाँ पे देखिए, एक सोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे, उनके पास एक नौजवान जाता है और क्या पूछता है और क्या होता है, देखिए यहाँ पर। ए यंग मैन आस्क्ड सोक्रेटिस द सीक्रेट टू सक्सेस। एक नौजवान जाके सोक्रेटिस बोलते एक फिलोसोफर थे, उनसे पूछता है कि ये कामयाबी का राज क्या है। सोक्रेटिस टोल्ड द यंग मैन टू मीट हिम नियर द रिवर द नेक्स्ट मॉर्निंग दे मेट। तो सोक्रेटिस क्या होता है, ठीक है कल सुबह में तुम वो नदी के पास में रहता हूँ वहाँ पे आ जाओ। तो दूसरे दिन ये बच्चा चले जाता वहाँ। सोक्रेटिस आस्क्ड द यंग मैन टू वॉक विथ हिम टुवर्ड्स द रिवर। When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. अब वहाँ नदी के पास दोनों मिलने के बाद में सोक्रेटिस क्या करते हैं, अब वो नौजवान बोलते चलो मेरे साथ बोल के वो बच्चे को नदी के अंदर तक लेके जाते, कहाँ तक कि पानी इन लोगों के गर्दन तक आ जाता है। और अचानक सोक्रेटिस क्या करते हैं, यहाँ पे वो उस बच्चे का सर बाल पकड़ के एकदम पानी के अंदर डुबा देते। डक हिम, डक मतलब कि देखो यहाँ पर डक, ये DUC के डक बोलते बत्तख मालूम है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये डक का मतलब है कि अंदर बाहर, क्योंकि आप देखिए ये बत्तख जब पानी में जाती है तो क्या करती, तकरीबन बॉडी तो इसका पानी के अंदर रहता है और गर्दन को भी अंदर बाहर करते रहती है, ठीक है। तो इस तरह डुबा देने को बोलते हैं डक। तो यहाँ पर डक एक्चुअली अगर आप बत्तख लेंगे तो वो नाउन है, इट्स द नेम ऑफ एन एनिमल, नाउन है। लेकिन यहाँ पर डक का मतलब आता है वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ड है। डकिंग मतलब कि ऐसे डुबाना, एक एक्शन हो गया तो ये होता है वर्ब यहाँ पर।
तो इसीलिए डक को ईडी लगा के, क्योंकि वर्ब में आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस लेते हैं, तो ये पास्ट टेंस में है। डक ही मतलब कि उसको डुबा दिए पानी के अंदर। The boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until the boy turned blue. Started turning blue. अब बच्चा जो अंदर पानी के अंदर जो नौजवान को डुबा दिए, क्या करेंगे उन्हें बेचारा? कोशिश कर रहा बाहर निकालने की, लेकिन सोक्रेट्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको सर उसका बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं और नीचे दबा के ही रखे, जब तक कि वो बच्चे का जो कलर था ना ब्लू कलर में आने लगा। सांस नहीं आने से क्या होता, उसका कलर जो है ब्लू में चेंज होने लगा था। Socrates pulled his head out of the water, and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. अब उसके बाद में सोक्रेट्स क्या करे, झट से बच्चे को बाहर निकाल लिया। पुल्ड आउट, पुल्ड मतलब कि अपनी तरफ खींचना या ऊपर की तरफ खींच लिए। खींचने के बाद में बच्चा क्या करता, पहली चीज़ क्या करता, उन्हें सोक्रेट्स को मार के गिरा था वहाँ पे, क्या करता, पहले अपनी जान का सोचेगा उन्हें, पहले मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब तक उसको सांस नहीं आ रही थी पानी में रहने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि वो पहले अपनी सांस को लेने की फ़िक्र करेंगे, ना कि आगे वाले से बदला लेने की फ़िक्र करेंगे। ठीक है, पहले अपनी सांस को रोक, अपनी सांस ले लें, अपनी जान में तो जान ला लें, फिर उसके बाद में आगे का सोचेंगे कि क्या किया जाए, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये सोचेंगे। तो बच्चा जैसा बाहर ही आता है, झट से क्या करता है, सर को ऐसे झटक के कोशिश करके बड़ी इससे बहुत ही गहरी सांस लेता है। Socrates asked, "What did you want the most when you were there?" अब सोक्रेट्स क्या पूछ रहा उस बच्चे से, जब तुम वहाँ पर थे, वहाँ पर कहाँ, यू वेर देर, आप कहाँ थे, पानी में थे, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पर? द बॉय रिप्लाइड, एयर। बच्चा क्या जवाब दिया, हवा की शिद्दत से ज़रूरत थी। हवा की क्यों थी, सांस नहीं आ रही थी, सांस की ज़रूरत, सांस के लिए हवा की ज़रूरत थी। Socrates said, "That is the secret to success." यही है कामयाबी का राज। कैसे? When you want success as badly as you wanted the air. जाहिर सी बात है, वहाँ पर ऐसा वक्त रहता हो कि आप मेरे को 15 दिन तक खाना मत दो, 1 महीने तक खाना मत दो, लेकिन थोड़ी सी हवा तो मिल जाने दो जान बचने के लिए। इतनी शिद्दत से जब ज़रूरत थी हवा की, तो सोक्रेट्स बता रहे हैं कि अगर इसी शिद्दत से तुमको सक्सेस की, कामयाबी की ज़रूरत है ना, तो तभी जाके तुम्हारे को वो सक्सेस मिलती है। यही कामयाबी का राज है। यानी कि आपको कितनी शिद्दत है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, वही डिपेंड करता है आपके कामयाबी पे। चलो बोलते हैं, चलो पास हुए नहीं हुए, क्या होने का है, अपना फैमिली का कारोबार है, चला लेंगे, ऐसा बोलने वाले नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ये सोचा है कि मेरे को ये भी पास करना है, इसके बाद में इंटरमीडिएट में मेरे को बाईपीसी लेना है, फिर वहाँ पर भी पास करके मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, जब ये एम रखेंगे कि मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो काम भी करेंगे। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे माइकल स्टोन के बारे में, द पॉल वॉल्टर, उनके बारे में कि किस शिद्दत से उन्हें प्रैक्टिस करते थे, अंधे थे फिर भी कामयाब हुए थे। अगर आप लोगों को याद है 9th क्लास में पढ़े सो तो ठीक है। अगर आप लोग देखें क्योंकि लास्ट ईयर भी क्लासेस तो चले नहीं थे, जिन स्कूल्स के बच्चे भी वीडियो क्लासेस देखे थे या ट्यूशन्स में पढ़े थे, तो उन लोगों को याद रहेगा कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए शिद्दत चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंसिटी चाहिए कि हमको इतनी शिद्दत से इसके लिए काम करना है, ये हासिल करना ही करना है, हर हाल में करना है, चाहे इसके लिए हमको कितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे इसके लिए हमको कितनी तकलीफ़ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी जायज़ तरीक़े से करना पड़े, हम इसको हासिल करके रहेंगे। जब ये शिद्दत रहेंगी आपके पास तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर आपको मिलेंगी। सोक्रेट्स के बोलने का भी मतलब यह है, जैसे कि आप पानी में बच्चा जाके सोच रहा था कि बस हवा, तो इतना हाथ पैर मार लेके कितना परेशान हुआ होगा, और बाहर आके क्या करा हो, बच्चा सांस लिया। उसी तरीके से अगर आप भी जो काम करते हैं उसमें यही सोचें कि मेरे को कामयाबी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप हार्ड वर्क करेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेंगी। और कामयाबी का राज वही है कि आपको कितनी शिद्दत है, कितनी ज़रूरत है, कितना आप सोच रहे हैं कि मेरे को मिलना ही मिलना है, बस वो शिद्दत चाहिए आपको कामयाब होने के लिए। राइट, देयर इज़ नो अदर सीक्रेट। दूसरा कोई भी राज नहीं है आपको कामयाब होने का।
मतलब कि कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं है आपको कामयाबी दिलाने की। ए बर्निंग डिज़ायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अकम्पलिशमेंट्स। ए बर्निंग डिज़ायर, मैं इससे पहले बताइए आप लोगों को, बर्निंग डिज़ायर मतलब कि कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हौसला इतनी शिद्दत तक है आपको हासिल करने का, वही है जो आपको कामयाबी दिलाएंगे। दूसरा कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ भी जादू से या किसी भी एक इससे कुछ नहीं हासिल करता है। बस आपको हौसला चाहिए करने का और एक शिद्दत रहना चाहिए कि हाँ मेरे को करना ही करना है, यही है कामयाबी का राज। जस्ट लाइक ए स्मॉल फायर कैनॉट गिव मच हीट। जैसे कि एक छोटी सी आप आग, जैसे कि थोड़ी सी आग लगा दिए, समझिए घास वगैरह डाल के थोड़ी आग लगा दी, तो क्या उससे गर्मी आती? नहीं आती। वही आप बड़े बड़े लकड़ियाँ वो लगा के खूब बड़ी आंच लगाएंगे तो उससे गर्मी मिलती है ना। हाँ, तो उसी तरीके से आप थोड़ी सी ख्वाहिश रखेंगे, हाँ ये करना है मेरे को बोल के आप हल्के से ले लेंगे उसको, तो कामयाब नहीं होंगे। हाँ, वैसे ही ज़्यादा लकड़ियों की बड़ी आंच लगाएंगे, मतलब कि इतनी ख्वाहिश रखेंगे कि आपको मेरे को कैसा भी करना ही करना है, तो वही है कामयाबी का राज। ठीक है। ए वीक डिज़ायर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। आपकी ख्वाहिश अगर कमज़ोर है, आपको उसमें वो उस ख्वाहिश को हासिल करने में आपको उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो उससे आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था हमारा यूनिट 1 का बी रीडिंग। ओके, इंशाल्लाह मैं फिर क्लास में आप लोगों को इसका सी रीडिंग भी एक्सप्लेन करूँगी। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग आपको कुछ डाउट है तो भी आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स है जो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए लेसन्स। और जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ या ग्रामर की बनाऊँगी, ग्रामर को बेसिक ग्रामर भी बना रही हूँ और स्पोकन इंग्लिश के भी दूँगी, और ये लेसन्स भी और पॉइम्स भी, तकरीबन पॉइम्स भी मैं 10th क्लास के एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पूरे आप लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, सही में भी समझ में आ रहा, मेरे को उम्मीद है क्योंकि मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक, जैसा ही देखते हैं आपको समझ में आता है, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले लेसन किसी और लेसन के साथ, 10th क्लास का या 9th क्लास के या ग्रामर के साथ। अल्लाह हाफिज़।